वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये बताती चलूँ कि हम अपने चैनल पे आपके लिए मटीरिया के और एनाटमी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी बेस्ड तमाम चीज़ें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक है ऑस्टियो आर्थराइटिस। मेडिकली टर्मिनोलॉजी है, देखिए मेडिकल में ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन्स होता है और आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स का इन्फ्लेम कर जाना होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में ये बताती चलूँ कि आजकल ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल मैटर करता है। इसके अलावा बहुत सारी और बातें जिसमें डाइट एंड फूड और अदर कॉजेज़ आ जाती हैं। आज इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ऑस्टियो आर्थराइटिस को ओए भी कहा जाता है और ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन होती है, यानी कि इसमें टूट फूट शुरू हो जाती है। वियर एंड टियर का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज करती है। क्रॉनिक किस्म की प्रॉब्लम है और लॉन्ग लास्टिंग जॉइंट कंडीशन होती है, यानी कोई एकदम से ये काम नहीं हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जॉइंट्स जो हैं वो इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि आर्थराइटिस हो जाता है। होता क्या है कि हमारे दो जॉइंट्स जहां आपस में यूनाइट करते हैं, इनके एंड्स को एक टिश्यू, एक प्रोटेक्टिव किस्म की टिश्यू होती है जिसने कवर किया होता है, उसे कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज के बारे में बात हुई है तो स्लाइड सा आपको बता दूं कि कार्टिलेज जो है वो टफ़, फ्लेक्सिबल और रबरी किस्म का सब्सटेंस होता है, लचकदार किस्म का, जिसने कवर किया होता है इसको। और ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये कार्टिलेज क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर चूँकि इसके ब्रेक डाउन होने से साइनोवियल फ्लूइड जो है वो तमाम लॉस कर जाता है, तो फ्रिक्शन पैदा होने लगती है, यानी तमाम ये जो जॉइंट्स की बोन्स होती हैं आपस में रब करती हैं, फ्रिक्शन पैदा होती है और ये पेन कॉज करती है और स्टिफनेस आ जाती है। ये एडल्ट्स में किसी भी एज में हो जाता है। 30 मिलियन लोग जो हैं ना वो इसका शिकार होते हैं, मेल एंड फीमेल इसमें शामिल होते हैं। अगर इसकी कॉज की बात करूं, अब मैं आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस की कॉजेज़ के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा जॉइंट जो है वो डैमेज होते हैं, ये वजह बनती है। और ये ज़्यादातर एजिंग फैक्टर की वजह से होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पर्सन ओल्ड होता जाता है, तो जॉइंट में वियर एंड टियर का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आने लगती है और पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ होती हैं, जैसे टॉर्न कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज जो है वो अगर टियर कर जाए, उसमें कोई शिगाफ आ जाए तो ऐसा हो जाता है। या फिर डिसलोकेटेड जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स अपनी पोजीशन से हट जाएं तो तब भी ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है। इसके अलावा और कॉज जो होती है उसमें लिगामेंट इंजरीज़ होती हैं, यानी कि ऐसी इंजरी जिसमें हमारे लिगामेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर जाएं, उनमें कोई मसला आ जाए तो तब। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस की एक कॉज जो है ओबेसिटी भी है, यानी मोटापे की वजह से भी ऐसा होता है। और पुअर पोस्चर जो है वो भी एक कॉज बनती है कि हम प्रॉपर जो है एक जगह पे ही बैठे रहते हों, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड वर्क जो होते हैं एक ही जगह पे एक ही पोस्चर पे बैठ के करने वाले होते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को जो है आर्थराइटिक पेन्स हो सकती हैं। फिर जॉइंट की मेल फॉर्मेशन होती है कि जॉइंट में जो है, मेल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ना हो सके, उसमें न्यूट्रेंट्स कम होने की वजह भी हो सकती है, फिर उसकी वजह और बहुत सारी हो सकती हैं। अब मैं आपको चंद सिम्टम्स बताती चलूँ कि जिसकी वजह से आप ये जान सकेंगे कि ओस्टियो आर्थराइटिस आपको है या नहीं है, या पेशेंट जो आपके पास आया है उसको कैसे आप जान सकते हैं कि इसको ओस्टियो आर्थराइटिस है। कि सबसे ज़्यादा बॉडी के जिस हिस्से को मुतासिर होते हैं उनमें याद रखिए कि हिप्स हैं, नीज़, फिंगर टिप्स होती हैं और हैंड्स होते हैं। इसके अलावा स्पाइन, ख़ास तौर पे गर्दन और लोअर बैक का हिस्सा जो है ये पेनफुल होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी। फिर इन सिम्टम्स में पेन सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा टेंडरनेस होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा दुखन होती है कि पेशेंट टच करना बर्दाश्त नहीं करता। इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बेलाडोना भी बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती है।
अब ये है कि इसकी पहचान जो है, कॉमन सिम्टम ये होगी कि आप जब पेशेंट के ऊपर फिंगर प्रेशर देंगे उसके पेन वाले एरिया पे, तो वो बर्दाश्त नहीं करता। यानी कि जब भी फिंगर से प्रेशर देते हैं तो पेन होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक पहचान है। इसके अलावा स्टिफनेस देखने में आती है, इन्फ्लेमेशन होती है डेफिनेटली, कि जहाँ पर पेन होती है वहाँ इन्फ्लेमेशन भी होती है, यानी पार्ट्स की सोजिश हो जाती है। जहाँ पर भी पेन है वहाँ पर सोजिश है, और साथ में स्टिफनेस भी आ जाती है आर्थराइटिक पेन्स में। तो ओ ए यानी ओस्टियो आर्थराइटिस की पेन्स बहुत ही शदीद किस्म की होती हैं, और इसके साथ अफेक्टेड एरिया भी स्वेल किया हुआ होता है। ये इसकी पहचान होती है। याद रखिए कि ओस्टियो आर्थराइटिस जो है वो जब सीवियर होता है तो प्रोग्रेसिव कंडीशन से स्टार्ट होता है, यानी कि ग्रेजुअली ये कंडीशन देखने में आती है, और यूजुअली 5 स्टेजेस होती हैं, यानी 0 to 4 स्टेजेस होती हैं। 0 स्टेज जो होती है रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल जॉइंट्स को, और 4th स्टेज लॉन्ग टाइम लगता है इस स्टेज पे आने तक। और इस कंडीशन में पहुंचने में क्या होता है कि कार्टिलेज कंप्लीट लॉस हो जाती है, और उसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा कॉज करती है, क्योंकि तमाम साइनोवियल फ्लूइड जो है वो लॉस कर जाता है, और जॉइंट्स में फ्रिक्शन पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से ये तमाम सिम्टम्स, एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स पैदा होने लगती हैं। जैसे कि इंक्रीज स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाएगी, पेन भी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, और डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन होती है, यानी कि पेशेंट का मूवमेंट करना आसान नहीं रह जाता कहीं पर भी। जैसे कि घुटनों की दर्द है तो वो इस कदर बढ़ जाएगी कि चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। फिर जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, कि वो स्टेबल नहीं रहती हैं। डिक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट का मैंने आपको बताया। इसके अलावा अदर सिम्टम्स होती हैं जो कि वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट। सीवियर किस्म का डैमेज होता है, और याद रखिए कि 4th स्टेज जब होती है ये लास्ट स्टेज होती है, और इसमें इरिवर्सिबल होती है, ये कि ये दोबारा जो है अगर इस स्टेज तक पेशेंट पहुंच जाता है तो उसकी सिर्फ मैनेजमेंट हो सकती है, उसकी कंप्लीट क्योर करना जो है ना उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डायग्नोसिस के हवाले से बताऊँ आपको कि ओ ए जो है अर्ली स्टेज में अगर देखें तो किसी एक्सीडेंट के बाद भी डायग्नोज हो जाता है, और फिर ये किसी फ्रैक्चर के बाद आप देखेंगे तो एक्सरेज वगैरह में ये चीज़ नज़र आ जाती है। इसके अलावा एमआरआई स्कैन में बोन्स की सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं उसके इमेजेस को देख के अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में और जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस जो है उससे पता चलता है कि पेशेंट को ओए है। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो इसमें है कि ये स्वेलिटी जो है सिम्टम्स की और लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया पे प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल में चेंज करके कुछ होम रेमेडीज़ के ज़रिए स्वेलिंग और पेन को कम किया जा सकता है, और पेशेंट के लिए रिलीफ हो सकता है। इसमें एक्सरसाइजेज आ जाती हैं कुछ किस्म की, और पेशेंट अपना अगर वेट लॉस करे तो ये चीज़ भी बेनिफिशियल होती है। फिर ये कि एडिकेट स्लीप ले, यानी कि नॉर्मल स्लीप अगर लेता है, अच्छी स्लीप, उससे भी बेटरमेंट आती है रेस्ट से। फिर जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, उनसे भी फ़ायदा होता है, और यहाँ पर रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। फिर हीट एंड कोल्ड थेरेपी 15 to 20 मिनट्स अगर हम देते हैं तो उससे भी पेशेंट रिलीफ लेता है, रेंज ऑफ मूवमेंट बेटर होने लगती है। मेडिकेशंस के हवाले से बात करें तो इसमें एलोपैथिक जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें एनसर्ड यूज़ की जाती हैं, एनाल्जेसिक यूज़ की जाती हैं, वो ऑरली भी यूज़ होती हैं और टॉपिकली भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करवाई जाती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करवाए जाते हैं। फिर ये है कि इब्रोप्रोफेन यूज़ करवाई जाती हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। नेचुरल ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात की जाए तो फ़ायदा मंद होती है, जैसे कि मसाज थेरेपी, ग्रीन टी यूज़ करें, फ़ायदा देती है। जिंजर जो है वो यूज़ करें, यानी अदरक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। फ़िश ऑयल, इसके अलावा एक्यूपंक्चर, फिज़िकल एंड मसाज थेरेपी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं पेशेंट के लिए। डाइट के हवाले से अगर बात करें तो विटामिन डी, ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा बीटा कैरोटीन्स, और होम्योपैथिक मेडिसिन में ब्राइनिया, कलकेरिया का, ब्रस्टॉक्स, पल्सटिला, बेंजोइक एसिड, एकोनाइट आर्निका, लीडम, कॉलोफाइलम। इसके अलावा बेंजोइक एसिड भी बहुत अच्छा काम करती है, और कॉस्टिकम, कालीबाई, क्वाइकम बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप हम इजाज़त चाहेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर भी कीजिए। देखिए कि एक बात लास्ट में बताती चलूँ कि ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है
इसकी मैनेजमेंट मसाज थेरेपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ बहुत फ़ायदा देती हैं। अगर इनको यानी शॉर्ट टाइप की स्ट्रेचेज़ एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं और पेशेंट को रिकवरी में मदद देती हैं। इसमें एक चीज़ बहुत होती है कि एक्सर्शन जो है वो पेशेंट को उसकी तकलीफ़ को बढ़ा देती है। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें और पेशेंट को प्रिकॉशनरी मेजर्स दें।